तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर माहौल गर्म हो गया है, क्योंकि इस बार वजह मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, बल्कि उस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए 6 मिलिट्री पर्सोनल को लेकर शुरू हुआ नया विवाद है। तो कांग्रेस पार्टी ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के रेजिग्नेशन की डिमांड कर दी है और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी से भी पब्लिक अपॉलजी मांगी है। और वो क्यों? तो दरअसल पूरा मामला तब शुरू हुआ जब हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 मिलिट्री जवानों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल पर ऐड किए गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि मई 2025 के ऑपरेशन के वक्त 5 आर्मी जवान और 1 एयरफोर्स ऑफिसर की शहादत की जानकारी पब्लिक से क्यों छुपाई गई थी। और पार्टी का कहना है कि अगर ये बात उसी वक्त सामने आ जाती तो देश उन वीर जवानों को उसी समय पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दे पाता। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। साथ ही रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी और रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी आरोप लगाया कि पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह के बयान से ऐसा इंप्रेशन गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई सोल्जर शहीद नहीं हुआ, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने डिफेंस मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड की है और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लाने की भी बात कही है। लेकिन दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्ट्री ने कांग्रेस के इन सभी एलिगेशंस को पूरी तरह खारिज कर दिया और मिनिस्ट्री का कहना है कि राजनाथ सिंह के पार्लियामेंट वाले स्टेटमेंट को कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकालकर पेश किया गया। सरकार के मुताबिक शहीद जवानों को शुरुआत से ही पूरी मिलिट्री ऑनर्स के साथ सम्मान दिया गया था और उनकी शहादत को लेकर किसी तरह की जानकारी छुपाई नहीं गई थी। अब यहाँ असली डिबेट इसी बात को लेकर है कि पार्लियामेंट में दिए गए बयान का कॉन्टेक्स्ट आखिर था क्या और नेशनल वॉर मेमोरियल पर नाम बाद में ऐड होने को किस तरह देखा जाना चाहिए। अपोजिशन इसे ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा बता रही है, जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि पूरा विवाद गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से खड़ा हुआ है। फिलहाल दोनों तरफ अपने अपने दावे हैं और इस मुद्दे पर सियासी टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इस मामले में और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या एडिशनल क्लैरिफिकेशन सामने आती है तब इस पूरे विवाद की पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। पर यहाँ मेरा पर्सपेक्टिव बस इतना है कि ये बात सच है कि राजनाथ सिंह ने साफ कहा था कि किसी जवान की मौत नहीं हुई है। हालांकि वॉर में एक दूसरे की जान जाती है देश के लिए, पर इस चीज़ को छुपा के रखा जाना बिल्कुल गलत था। और आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी ने पहली बार ऑफिशियली अपनी टोड आर्टिलरी गन पर लगे एंटी ड्रोन केज प्रोटेक्शन को शोकेस किया है। तो हाल ही में रिलीज हुई एक मिलिट्री एक्सरसाइज वीडियो में ये सिस्टम साफ दिखाई दिया, जो बताता है कि आर्मी अब मॉडर्न बैटलफील्ड में बढ़ते ड्रोन थ्रेट्स को काफ़ी सीरियसली ले रही है। और अगर आपने यूक्रेन या मिडिल ईस्ट के रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट देखे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि आज के टाइम पर सस्ते एफपीवी ड्रोन्स भी टैंक्स, आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल जैसे करोड़ों के मिलिट्री इक्विपमेंट को कुछ ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी एक्सपीरियंस को देखते हुए अब इंडियन आर्मी भी अपनी आर्टिलरी को नए तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। तो वीडियो में जो केज नज़र आ रहा है वो परमानेंटली फिक्स्ड नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आर्टिलरी गन को फायर करना होता है तो केज के कुछ हिस्सों को फोल्ड या रिमूव कर दिया जाता है ताकि गन का बैरल फ्रीली मूव कर सके, और फायरिंग कंप्लीट होते ही क्रू दोबारा उस केज को इंस्टॉल कर देता है। मतलब प्रोटेक्शन भी कंप्रोमाइज़ नहीं होती और गन की फायरिंग कैपेबिलिटी भी बिल्कुल मेंटेन रहती है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर ये केज करता क्या है। दरअसल इसका काम ड्रोन को रोकना नहीं है, बल्कि उसके ब्लास्ट को गन और क्रू से दूर रखना होता है, क्योंकि अगर कोई एफपीवी ड्रोन केज से टकराता है तो वो असली टारगेट तक पहुंचने से पहले ही एक्सप्लोड हो जाता है। इससे ब्लास्ट और फ्रेगमेंटेशन का इम्पैक्ट काफ़ी हद तक कम हो जाता है और आर्टिलरी सिस्टम के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर ड्रोन उन्हें बाईपास कर दे तो ये केज एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी बैटलफील्ड में सर्वाइवल के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिलहाल आर्मी ने ये नहीं बताया कि ये प्रोटेक्शन पैकेज किस आर्टिलरी गन के लिए डेवलप किया गया है या इसे कब डिप्लॉय किया जाएगा।
लेकिन ऑफिशियल एक्सरसाइज वीडियो में इसका दिखना इस बात का सिग्नल जरूर है कि इंडियन आर्मी रिसेंट वॉर से मिल रहे लेसन्स को तेज़ी से अडॉप्ट कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगली खबर की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक स्काई रूट एयरोस्पेस के विक्रम-1 रॉकेट की असेंबली अब ऑफिशियली श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के फर्स्ट लॉन्च पैड पर शुरू हो चुकी है। और सबसे खास बात यह है कि पहली बार किसी कंप्लीटली प्राइवेट इंडियन कंपनी के ऑर्बिटल क्लास रॉकेट को इसी लॉन्च पैड पर असेंबल किया जा रहा है। तो इस मिशन की शुरुआत कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर के स्टैकिंग से हुई है। ये कार्बन फाइबर से बना पावरफुल फर्स्ट स्टेज बूस्टर है, जिसका काम रॉकेट को लॉन्च के बाद 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा अल्टीट्यूड तक पहुंचाना होगा। और अब आने वाले कुछ हफ्तों में रॉकेट के बाकी स्टेज भी एक एक करके मोबाइल सर्विस टावर की मदद से इंटीग्रेट किए जाएंगे। और अगर विक्रम-1 की बात करें तो ये हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एयरोस्पेस का 4 स्टेज SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। और इसे स्पेशली इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 350 किलोमीटर तक के कमर्शियल और साइंटिफिक सैटेलाइट लॉन्च कर सके। मतलब फ्यूचर में छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इंडिया के पास एक और इंडिजिनस ऑप्शन अवेलेबल होगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो विक्रम-1 श्रीहरिकोटा से ऑर्बिट में पहुंचने वाला इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट बन जाएगा। और पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज के लिए स्पेस सेक्टर को ओपन किया था, और जिसका रिजल्ट अब धीरे धीरे ग्राउंड पर दिखना शुरू हो गया है। तो पहले जहां ऑर्बिटल लॉन्चेस लगभग पूरी तरह इसरो तक ही लिमिटेड रहते थे, वहीं अब इंडियन प्राइवेट कंपनीज भी लॉन्च व्हीकल डेवलप करके ग्लोबल कमर्शियल स्पेस मार्केट में एंट्री कर रही हैं, जो कि एक बहुत ग्रेट चीज़ है। अगली खबर की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत जल्द DRDO के इंडिजिनस QRSAM सिस्टम यानी अनंत शस्त्र के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर सकती है। और अगर ये डील साइन हो जाती है तो सक्सेसफुल ट्रायल्स के बाद अब ये मिसाइल सिस्टम ऑफिशियली इंडियन आर्मी की सर्विस में इंडक्शन की तरफ बढ़ जाएगी। दरअसल इंडियन आर्मी का ऑब्जेक्टिव पुराने ओसा AK एयर डिफेंस सिस्टम को ग्रेजुअली रिप्लेस करना है, क्योंकि रिसेंट वॉर्स ने भी दिखाया है कि सिर्फ स्टैटिक एयर डिफेंस सिस्टम पर डिपेंड रहना काफ़ी नहीं है। ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और प्रीसीजन स्ट्राइक जैसे नए थ्रेट को देखते हुए आर्मी को एक ऐसा मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए जो मूविंग ट्रूप्स के साथ साथ चल सके। इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर DRDO ने अनंत शस्त्र QRSAM डेवलप किया है। इस प्रोग्राम में BEL रडार और सिस्टम इंटीग्रेशन की जिम्मेदारी संभाल रही है। BDL मिसाइल मैन्युफैक्चर करेगी, जबकि L&T ने इसके हाई मोबिलिटी लॉन्चर व्हीकल डेवलप किए हैं। यानी ये पूरा प्रोग्राम इंडिजिनस इकोसिस्टम पर बेस्ड है। तो अनंत शस्त्र को 8x8 हाई मोबिलिटी ट्रक पर डिप्लॉय किया जाएगा। इसके पास अपना सर्विलांस रडार, फायर कंट्रोल रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और कमांड सिस्टम होगा। मतलब आर्मी को टारगेट इंगेज करने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल में शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी भी होगी, यानी मिसाइल लॉन्च करने के तुरंत बाद सिस्टम अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, जिससे एनिमी काउंटर अटैक का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। और सिर्फ आर्मी ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स भी फ्यूचर में इस सिस्टम को अपनी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा बनाना चाहती है। और अगर ये 30,000 करोड़ रुपए की डील फाइनल हो जाती है तो ये पिछले कुछ सालों में हुई सबसे बड़ी इंडिजिनस मिसाइल प्रोडक्शन डील में से एक बन जाएगी। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।